आज पूरे आलम में वर्ल्ड स्ट्रोक डे मनाया जाता है 29 अक्टूबर 2024। लेकिन ये स्ट्रोक डे या ये स्ट्रोक है क्या? अमूमन हम देखते हैं कि जब भी कई सारे डेथ्स होते तो उसका काज जब पता लगाने की कोशिश करते तो अमूमन ये कॉमन ज़बान में इस्तेमाल अल्फाज किया जाता है कि जनाब इसे स्ट्रोक आया था। लेकिन ये स्ट्रोक है क्या और आखिरकार इसकी वजूहत क्या है और आज का दिन क्यों मनाया जा रहा, उसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है स्पेशल डॉक्टर्स। डॉक्टर जुनैद भी मौजूद है और डॉक्टर मुदस्सिर शाह साहब भी मौजूद है, जो कई सालों से इस पर रिसर्च भी करते आए हैं, काम भी करते आए हैं और आज ये उजाला सिग्नेस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर अपने फ़राइज़ को भी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीधा मेरा सवाल पहले डॉक्टर जुनैद आपसे रहेगा। कॉमन ज़बान में स्ट्रोक या आम पे अगर कशीर पे वनो या अमिस कम सत गई मौत सह दपान अमिस आव स्ट्रोक, लेकिन किसी को असल में ये नहीं पता है कि आखिरकार स्ट्रोक होता क्या है। और आज का दिन जो खुसूसी तौर पर इस पर मनाया जाता है, ये असल में ये स्ट्रोक है क्या, किन लोगों को आता है और क्या वजूहात रहते हैं और क्यों आज का दिन इस चीज़ के लिए मनाया जाता है? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि आपने सुना ही होगा हार्ट अटैक के बारे में, वैसे ही आप कॉमन लैंग्वेज में स्ट्रोक को ब्रेन अटैक भी बोल सकते हैं। जी, जैसे हार्ट अटैक बोलते हैं, ब्रेन अटैक भी बोलते हैं। ब्रेन हेमरेज के साथ अब मैं वही बताना चाहता हूँ आपको। जो आपने स्ट्रोक कहा, इसका मतलब है कि कोई भी जो दिमाग है, दिमाग कोई भी ऑर्गन आपका ले लीजिए, दिमाग, लिवर, हार्ट, वो काम कैसे करता है? वो ब्लड से काम करता है। ब्लड पहुँचेगी तो वो काम करेगा। स्ट्रोक में क्या होगा? आपका दिमाग की जो नसें हैं उनमें या तो ब्लॉकेज की वजह से या तो फटने की वजह से जो ब्लड दिमाग को पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंच रहा है। उस वजह से क्या होता है कि जो दिमाग की जो सेल्स हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो उस प्रोसेस को दिमाग खून रुकने से जो होती हैं कि खून रुक गया दिमाग की तरफ, वहाँ ब्लड नहीं पहुंच रहा है, उस चीज़ को हम स्ट्रोक बोलते हैं। ठीक है, जैसे हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक। अब स्ट्रोक के दो टाइप्स रहते हैं। या तो ये स्ट्रोक हो रही है खून की ब्लॉकेज की वजह से, नस ब्लॉक होगी, खून आगे नहीं जा रही तो स्ट्रोक होगी, या तो ये नस के फटने से होगी जो आप हेमरेजिक स्ट्रोक बोल रहे हो। तो दो टाइप्स के स्ट्रोक्स रहते हैं। तो एक तो हेमरेज होगी, ब्रेन हेमरेज, या तो इस्कीमिया होगी, जिसको इस्कीमिया बोला जाता है। डॉक्टर मुदस्सिर शाह आपसे मैं जानना चाहूँगा, माफ जुनैद साहब से फिर से बात करेंगे। ये जो हम अमूमन, क्या ये आम इंसान को ही आता है या पहले से ही उसके कुछ सिम्टम्स रहते हैं कि इस बंदे को या इस औरत को या इस मर्द को जो है स्ट्रोक आ सकता है? क्या इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं इंसान के अंदर या ये किसी को भी आ सकता है? ये स्ट्रोक जो है ये किसी को भी आ सकता है। अगर आप ऐसे डाटा की बात करें तो यूजुअली अगर लाइफ टाइम रिस्क ऑफ स्ट्रोक जो होता है इट इज़ अबाउट 25%। एनी इंडिविजुअल हैज़ अ 25% रिस्क ऑफ डेवलपिंग स्ट्रोक इन हिज लाइफ टाइम। मतलब 1 in 4 विल डेवलप अ स्ट्रोक इन लाइफ टाइम। ओके, सो यूजुअली ये किसी को भी हो सकता है, बट यूजुअली ये कुछ रिस्क फैक्टर्स है जिनसे ज़्यादा चांसेस होते हैं स्ट्रोक होने के। इसमें से एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग और हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर जिसको हो, डायबिटीज़ जिसका ब्लड शुगर हाई हो, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं करते, ओबेसिटी और हाई कोलेस्ट्रॉल। सो ये कुछ कॉमन रिस्क फैक्टर्स है स्ट्रोक के। जिस भी इंसान में ये ज़्यादा होती है उसमें रिस्क ज़्यादा रहता है, अदरवाइज एनी वन कैन हैव स्ट्रोक। डॉक्टर साहब, डॉक्टर जुनैद आपसे वापस जानना चाहूँगा, जिस तरीके से इन्होंने एलॉबरेट किया कि क्या कुछ सिम्टम्स रहते हैं या किन लोगों को ये आ सकता है, लेकिन आपसे आज सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से पता चल जाता है कि ये हुआ है, या इससे पहले भी ये जो है इस तरीके की चीज़ें होती थी? आपके सवाल के जवाब के लिए हमारे पास 2 स्टडीज़ हुई हैं अभी तक। एक 1990 में एक स्टडी हुई थी कश्मीर में और 2016 में कश्मीर में स्टडी हुई। जो 1990 की स्टडी है उसमें ये बताया गया था कि 1000 लोगों में 2 लोगों को स्ट्रोक हो रही है कश्मीर में। अभी जो 2016 की स्टडी है वो बोल रही है कि 1000 लोगों में से 8 बंदों को स्ट्रोक हो। बदला क्या लेकिन जिसकी वजह से ये इंक्रीज हुआ है? अब उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स हैं वही बदले होंगे। जैसे कि स्मोकिंग की प्रेवलेंस बढ़ गई है, जैसे कि आपकी जो खाने की हैबिट्स बढ़ गई हैं, जैसे कि आप देखिए सेडेंटरी लाइफस्टाइल कितना हुआ। देखो अभी अगर हम देखेंगे 1990s में कितने लोगों के पास हमाम थे? बिल्कुल। आज हर एक घर में हमाम है अभी, ऑल्दो हमाम से स्ट्रोक नहीं हो रही, बट द पॉइंट इज़ कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल बढ़ गई है। आपके कितने लोग लेज़ खाते थे 1990 में? कोई, आज तो सारे खा रहे हैं। कितने आपके घर पे फूड्स डिलीवर होते थे? आपने जोमेटो को कॉल किया, उसको कॉल किया, मंगवाया,
कब होते थे? कभी नहीं होते थे। अभी हर एक बंदा वो कर रहा है। तो गर्ज ये है कि जो हमारा लाइफस्टाइल है, तो ये लाइफस्टाइल बीमारियां रहती है। स्ट्रोक एक लाइफस्टाइल बीमारी है। इस्कीमिक स्ट्रोक की बात कर रहा हूँ मैं। हेमरेजिक स्ट्रोक में भी कुछ पार्ट लाइफस्टाइल है, कुछ पार्ट कंजेनाइटल है, तो कुछ अवॉइडेबल है, कुछ नॉन अवॉइडेबल है। तो जो अवॉइडेबल चीज़ें हैं वो हम बोल सकते हैं कि जैसे कि हमने खाने में हमें परहेज़ करना है, कोई एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं लेनी है। स्मोकिंग तो बहुत ही रैम्पेंट हो गई। उतने में भी पहले तो हया भी होती थी लोगों को कि बड़ा है उसके सामने सिगरेट नहीं पीने, घर पे तो बुजुर्ग ही सिगरेट पीते थे। आजकल तो बहुत कॉमन हो गया है। तो स्मोकिंग का इंसिडेंस बढ़ गया, आपके जंक फूड का इंसिडेंस बन गया, आपकी सीडेंट। आप देखिए गाड़ियाँ कितनी है बाहर, हर घर में 6-6 गाड़ियाँ हैं। पहले किस घर में गाड़ी थी? तो जो हमारे जो बुजुर्ग थे वो तो कभी गाड़ी में चढ़ते नहीं थे, या तो पैदल जाते, या तो साइकिल पे जाते, या तो कुछ करते, तो वो फिट रहते थे, उनकी कैलोरीज कंज्यूम हो जाती थी। हमारे पास कैलोरीज ज़्यादा हो गई तो स्पेंड करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हम बैठे रहते हैं, खाते रहते हैं, चलेंगे यहाँ से वहाँ तक जाएंगे, वो भी गाड़ी में जाएंगे। तो ये जो कंज्यूम होता रहेगा उसकी वजह से अंदर फैट डिपॉजिट होता जाएगा, तो स्ट्रोक और हार्ट अटैक के तो रिस्क बढ़ने ही है ऑब्वियसली। डॉक्टर मुदस्सिर, जिस तरीके से आप उजाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बात करें, जहां पर अभी इस वक्त आप अपने फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं, हालांकि एडवांस टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स का भी आप इस्तेमाल करते हैं, क्या कोई आपके पास ऐसा पेशेंट आया है जिसको देखकर आप हैरान हुए होंगे कि यार ये कैसे पॉसिबल हुआ है, या ये किस तरीके से जो है मतलब इस बंदे को इस तरीके का स्ट्रोक आया है? मतलब कुछ ऐसा कभी आपके लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है? यहाँ पे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉजेज ऑफ स्ट्रोक इज़ अ डाइसेक्शन। सो पेशेंट को यूजुअली ट्रॉमा हुआ था, ही हैड अ फॉल एंड आफ्टर दैट ही हैड डाइसेक्टेड हिज कैरोटिड, जो ब्लड सप्लाई, ब्लड वेसल ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है, उसमें थोड़ा सा वॉल में जो है टेयर आ गया था, तो उसमें ब्लड जमा हो गया, तो उसकी वजह से उसको स्ट्रोक हुआ था। तो मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से आपने कहा कि उसको स्ट्रोक हुआ था, अब क्या ये जो स्ट्रोक आता है इसमें कितने % चांसेस रहते हैं कि सडन डेथ हो सकती है या लाइफ सेव हो सकती है? इसमें क्या कुछ मतलब प्रोसीजर रहता है? इसमें ये इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग काजेज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड, स्ट्रोक जो है। अगर हेमरेजिक स्ट्रोक की बात करें तो उसमें जो मोर्टेलिटी है 30-40%, जितने अगर 100 लोगों को स्ट्रोक हो जाता है उसमें से 40% मरने के चांसेस है। ऐसे इस्कीमिक स्ट्रोक में मोर्टेलिटी थोड़ी सी कम रहती है, उसमें यूजुअली 10-20% पेशेंट्स के चांसेस रहते हैं ये मर जाए अगर इनको एक्यूट ट्रीटमेंट एट राइट टाइम ना मिले। तो इट हैज़ अ वेरी हाई मोर्टेलिटी, यूजुअली 20-40% बोले तो इस्कीमिक और हेमरेजिक स्ट्रोक की टोटल मोर्टेलिटी होती है। डॉक्टर जुनैद, आज चूंकि वर्ल्ड के अंदर पूरे दुनिया के अंदर इस दिन को मनाया जा रहा है, स्ट्रोक वर्ल्ड स्ट्रोक डे, अभी कुछ हम इसके बारे में जब हम रिसर्च कर रहे थे तो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है अब इस तरीके के मामले रिसेंटली हमने देखा कि अभी कुछ मैं इसके बारे में स्टडी कर रहा था तो ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है इन केसेस में थोड़ा सा हाइक हुआ है। तो इस डे पर किस तरीके की अवेयरनेस होनी चाहिए आम आवाम के बीच में ताकि दे कैन सेव देमसेल्फ, और आई कैन से कि अगर उन्हें कहीं पर लग रहा है कि इस तरीके का मामला हुआ है तो वो ऐसा स्टेप ले जहां पर किसी की जान बचा सकते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। तो इसके लिए जो स्ट्रोक कमिटीज़ है उन्होंने एक एक्रोनियम बनाया है, बहुत इजी एक्रोनियम है, सबके लिए याद रखना। जैसे बी फास्ट, BEFAST। सो बी मीन्स कि अगर किसी इंसान को लगता है कि वो गिर रहा है, वो चलते चलते गिर रहा है, या बैलेंस लूज कर रहा है, या उसको लग रहा है कि मेरी आंखों में मुझे दिखाई नहीं दे रहा ठीक से, या मुझे 2-2, 3-3 दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया B फॉर बैलेंस, E फॉर आई प्रॉब्लम्स, F फॉर फेशियल वीकनेस, जैसे कि उनको लग रहा है कि बूथ गो होल यू, ठीक है। ए फॉर आर्म की वीकनेस, मैं के बासे कमजोरी, मैं पे अथस मज क्या था, मैं बासा गबा गोब यह वथा नहीं, या जंगी हुंद या अथुक। एस फॉर स्पीच कि मतलब स्पीच स्लर होगी, स्पीच बंद होगी। तो आपको समझ आ रही है? तो ये 5 चीज़ें। टी जो इसका फास्ट का है वो टाइम है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रोक में। अगर किसी भी इंसान को ये 5 चीज़ें लग रही हैं, B फॉर बैलेंस, E फॉर आई प्रॉब्लम, F फॉर ये फेशियल प्रॉब्लम्स, A फॉर आर्म वीकनेस और लिम्ब वीकनेस, S फॉर स्पीच प्रॉब्लम, तो विद इन 6 hours he has to call the stroke ready hospital. He has to reach the stroke ready hospital. So what is the stroke ready hospital? Stroke ready hospital उस हॉस्पिटल को कहा जाएगा जहाँ पे फैसिलिटीज़ होंगी जो कि मॉडर्न डे का इलाज है अभी, जिसको हम बोलते हैं कि हम अगर क्लॉट वाला चीज़ है तो क्लॉट को हम उस वेसल में जो उसको ब्लॉक कर रही है वहाँ तक जाके उस क्लॉट को खींच के बाहर निकालते हैं।
आपको समझ आ रही है? तो वो फैसिलिटीज़ जिस हॉस्पिटल में अवेलेबल, जैसे कि उनके पास सीटी स्कैन होनी चाहिए, वो उनके पास आईसीयू फैसिलिटी होनी चाहिए, उनके पास एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट या न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट होनी चाहिए। अगर दोनों हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर न्यूरो सर्जन है तो बहुत अच्छी बात है। तो कोई भी इंसान जिसका रिस्क फैक्टर है, तो रिस्क फैक्टर में क्या है कि एज इज़ ऑल्सो ए गुड रिस्क फैक्टर। तो आप बता नहीं सकते कि 40 के बाद, 50 के बाद, 60 के बाद। अब जो 40 के बाद ही ले लेते हैं, 40 के बाद जिसको ये अचानक से ये 4 सिम्टम्स लगेंगे जो कि बी फास्ट का एक्रोनियम है, उनको इमीडिएटली स्ट्रोक हॉस्पिटल की तरफ रश करना चाहिए। और मैं इतना बताना चाहूँगा कश्मीर को कि दे शुड कंसिडर देमसेल्व्स की, मतलब एक अच्छी बात है कि उनकी विसिनिटी में उजाला सिग्नस हॉस्पिटल है जिसमें ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट है, एक न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट है, एक न्यूरो सर्जन है, आईसीयू है, सीटी है, कैथ लैब है, और लोग रेडी हैं, ट्रेंड हैं जो कि इस स्ट्रोक को कैटर कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ आपको ये समझनी है कि स्ट्रोक आ गई, उसके बाद क्या? ब्रेन ऐसी चीज़ है जो कि रिजनरेट नहीं करेगी। लिवर को काट दिया और बनेगी। ब्रेन की सेल एक बार डैमेज हो गई तो उसको रिजनरेट करना बहुत मुश्किल है। तो बेस्ट, उसके बाद पेशेंट को वीकनेस रहती है। आपने देखा होगा कई सारे फैमिली एम्स हो स्ट्रोक का गुमुदिशुंगनी विचार है ना। तो अब आप समझ लीजिए अगर वो बेचारा बेड अर्नर है उस फैमिली का, तो सारी फाइनेंशियल बर्डन्स कितने पड़ गए फैमिली पे। या इवन अगर कोई दूसरा बंदा भी कमा रहा है, फिर उसको उसकी फिजियो में, उसकी दवाइयों में, उसकी कितनी चीज़ों में पैसे लगेंगे। तो उस वजह से जो बर्डन हम इंडियन डेटा देख रहे थे, लगभग 1 लाख रुपये रिहेबिलिटेशन में ही लगता है पर वीक इंडिया को इस चीज़ के लिए। तो बेस्ट चीज़ क्या है? रिकॉग्नाइज द सिम्टम्स अर्ली। जैसे कि हमने बी फास्ट तो सबको याद रखना ही पड़ेगा आज स्ट्रोक के डे पे, ठीक है। बैलेंस, आई प्रॉब्लम्स, फेशियल प्रॉब्लम्स, स्पीच प्रॉब्लम्स, आर्म वीकनेस, इमीडिएटली कॉल द स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल। तो मुद्दसर साहब, डॉक्टर साहब, आखिर मेरा सवाल रहेगा, चूँकि जिस तरीके से डॉक्टर जुनैद ने आपने इस पे बाज़ाब्ता तौर पर बातचीत की, अब एक कन्फ्यूजन मेरे जहन में क्रिएट हुआ। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम फिट नहीं है, बट ओवरऑल अगर देखा जाए हमारे कश्मीर के अंदर भी हाल ही में हमने कुछ ऐसे केसेस देखे। जब हम स्टडी कर रहे थे तो या स्कीम्स का मैंने डेटा उठा के देखा या एसएमएस का मैंने डेटा उठा के देखा, कुछ ऐसे भी उनके पास पेशेंट्स आए जो जिम्नास्टिक्स थे, लेकिन जिम करते करते या एक्सरसाइज करते करते सडन उनको स्ट्रोक आ जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। या तो मतलब ये कैसे पॉसिबल है? अगर जिस तरीके से एक साइड से हम कह रहे हैं कि जना फिटनेस पे फोकस करना चाहिए, लेकिन वही जब हम वो फिटनेस पे फोकस कर रहे होते तो अचानक उनको स्ट्रोक आता है, तो क्या ये भी चांसेस होते हैं? वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉजेज जो मैंने बोला, जो जिम में स्ट्रोक का होता है, वो यूजुअली डाइसेक्शन होता है। दे यूजुअली डू दोज मैनोवर्स के उनकी वेसल कट जाती है, तो उसकी वजह से स्ट्रोक हो जाता है। तो दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉजेज। एंड सेकंड इम्पॉर्टेंट कॉज इज़ यूजुअली सप्लीमेंट्स नहीं लेने हैं। दे यूजुअली टेक लॉट ऑफ स्टेरॉइड्स एंड अदर एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स, सो वो नहीं लेने हैं। So and there is a difference between bodybuilding and cardio training. So usually they focus on bodybuilding, not on cardio training. Cardio training is different. They have to check their first, and one more thing, they have to check their risk factors. Risk factors like they have to check their blood pressure, they have to check their blood sugar, they have to check their lipids. They have to avoid taking junk foods. They have to take fresh fruits, vegetables, and minimum 30 days, 30 minutes a walk every day. This is healthy lifestyle. Going to gym and building body is not healthy anyway. Okay. I have a last question कि as far as this hospital are concerned, उजाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आपको क्यों लगता है कि क्यों लोगों को जो है अगर इस तरीके के मामला पेश आते हैं, क्योंकि आज आप लोगों ने वक्त दिया तो डेफिनेटली हम आपकी ही बात करेंगे, क्यों अगर इस तरीके के मामला पेश आ जाते हैं तो आपको लगता है कि दैट पेशेंट शुड बी हेयर? लाइक क्या ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी आप लोगों के पास है जो जहाँ पर आप एक इस तरीके के पेशेंट की लाइफ को सेव कर सकते हैं? We have a good stroke unit. फॉर एग्जाम्पल ours is a stroke ready hospital. यहाँ पे स्ट्रोक के लिए पूरा ट्रीटमेंट अवेलेबल है. We have a cath lab, we have CT scan, we have ICU backup, we have neurosurgeon, neuroradiologist, intervention radiologist, plus a neurointerventionist. So we have a whole stroke team here to manage such patients. तो ये हमारे साथ में मौजूद थे 2 स्पेशलिस्ट जिनसे हमने आज गुफ्तगू की, और मैक्सिमम अगर तो कशर पे वनो कि इम्पॉर्टेंट ये अमूमन वचान है यम सा गो ब्रेन हेमरेज, यम सा गो हार्ट अटैक, यम सा स्ट्रोक,
लेकिन तम खतर सिम्टम्स क्या आजुक दोह अगर आज ये पूरे दुनिया मज मनावन कारण क्या कम तरीक हेको अमिच अवेयरनेस कर अमिच इन्फॉर्मेशन लुकन तान वातनायत और तथ मुतलिक आज खसूसी तौर पर यमन दोन डॉक्टर सबन इनवाइट गुजारिश कर्म तिकाज यथ हॉस्पिटलस मज आव आज पूरे पठ ये स्ट्रोक वर्ल्ड स्ट्रोक डे मनाने तो और उसी मौके पर हमने सोचा कि इनसे बात भी करें, थोड़ा सा वक्त लेकर आप तक एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंचाए ताकि अगर आप खुदा ना करें आपके सामने इस तरीके की कोई भी चीज़ें हो जाती है तो आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। आगे भी जम्मू कश्मीर में क्या कुछ होता है हमेशा की तरह सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर जुनैद, डॉक्टर मुजम्मिल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अपना वक्त देने के लिए और कश्मीर की कौम के लिए इतनी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।